इस वीडियो में मैं यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बताऊंगा करीब 15 से 20 क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशंस के, जिससे कि आपके इस चैप्टर से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट जितने भी डायमेंशन से जुड़े होते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, और यदि नहीं बन पा रहा है तो आप क्वेश्चन को जरूर देखिएगा कि आखिर वो सॉल्व कैसे हो पा रहा है। और यदि पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो दूसरा क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ओके, यहाँ पर म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसका जो मतलब बेसिकली इक्वेशन है, रिलेशन है, वो ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर से दिया जा रहा है, जहाँ लैम्डा आपका वेवलेंथ है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए और बी का डायमेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, म्यू एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एन इक्वल टू सी बाई वी होता है, या फिर म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, वी भी स्पीड ऑफ लाइट है इन एनी मीडियम। तो बेसिकली यहाँ पर दोनों स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों के मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे और आपको एक भी यूनिट नहीं मिलेगा, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m0 l0 t0। ओके, और ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो म्यू है, यहां पर जो म्यू है, मैं नीचे लिखता हूं थोड़ा। तो म्यू को जब मैं यहां लेके आऊंगा a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके, ऐसा होगा। अब यहां पर आपको मालूम होगा हर एक टर्म का डायमेंशन इससे मैच करेगा, इसका डायमेंशन इससे और इसका डायमेंशन इससे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, यानी ए इज डायमेंशन लेस। ठीक है, ए आपका डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं ऐसा कह सकता हूं डायमेंशन ऑफ बी बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ म्यू एज वेल। ये डायमेंशन लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ एक और टर्म है बी बाई लैम्डा स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी बाई एल का स्क्वायर, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ एंड वेवलेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ m0 l0 t0। ओके, अब मैं क्या करूंगा, b इज इक्वल टू m0 l t का पावर 2 t का पावर 0, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो b का डायमेंशन ये और a का डायमेंशन डायमेंशनलेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे यहां मैं एक इक्वेशन बनाता हूं प्रेशर का, P इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ओके, वेयर P इज प्रेशर एंड A इज अ कांस्टेंट of which dimension is to be find. Okay, and B is as well, and T is time and X is displacement. तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है बेसिकली A बाई बी का डायमेंशन। ओके, A बाई बी का डायमेंशन निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट A एंड B आर सच कॉन्स्टेंट्स विच पॉजेस डायमेंशन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है A बाई बी का डायमेंशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 0 ए एक्स प्लस बी टी स्क्वायर माइनस पी, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशंस, we can say that the dimension of each term will be equal to the dimension of pressure. ओके, हम लोग ऐसा कह सकते हैं इसका डायमेंशन इसके बराबर, इसका डायमेंशन इसके बराबर। बिल्कुल सर कह सकते हैं। चलिए, तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। बिल्कुल, ए का डायमेंशन इज टू बी फाइंड, एक्स क्या है आपका, एक्स आपका एल, एक्स आपका क्या है एल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, मीटर से। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला में दोनों को ही एल से डिनोट किया जाता है। ओके, प्रेशर का क्या हो गया, एम एल टी का पावर -2 बाई एरिया, एरिया का स्क्वायर, यही होता है फोर्स बाई एरिया, एम एल टी का पावर -2 बाई एल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये गया, तो हो सकता है 8al इक्वल टू एम एल इनवर्स टी का पावर -2। ठीक है, मैं ऐसा लिख दिया। अब यहाँ a का फाइंड करना है, एम एल। अब देखिए ये जो है l, ये यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो और -2 हो जाएगा, ये हो गया a का डायमेंशन।
अब हम लोगों को वैसे ही p का डायमेंशन निकालना है, मैं यहाँ निकाल देता हूँ b का डायमेंशन। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ bt स्क्वायर माइनस p डायमेंशन ऑफ bt स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर b टाइम का t स्क्वायर होगा, टाइम का t, और प्रेशर का एम एल इनवर्स टी का पावर -2। ओके, अब यहाँ पर b का b एम एल इनवर्स टी का पावर, देखिए अब यहाँ 2 है, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये हो गया a का डायमेंशन, ये हो गया b का डायमेंशन। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, a बाई बी फाइंड करना था, तो सिंपली a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई एम एल टी का पावर -2 एम एल इनवर्स टी का पावर -4। ठीक है, तो ये एम रिड्यूस हो गया। अब ये माइनस है, उधर प्लस में चला जाएगा, माइनस प्लस में चला जाएगा, माइनस, देखिए ये सब आप जानते, एक्सपोनेंट वगैरह का रूल जानते ही होंगे। अब यहाँ l देखिए एक बार अच्छा से बता दें, -2 इधर माइनस होता है डिवाइड में, और पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, t -2 यहाँ माइनस है, फिर पहले से ही माइनस लगेगा क्योंकि डिवाइड होता है तो माइनस होता है पावर, और पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m0 l का पावर -1 t का पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हम लोग का a बाई बी का डायमेंशन। और नई नई चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, पहले इस पूरे टर्म को हम लोगों को क्लियर करना होगा। तो अब अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन, आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, यानी कि एक वायर में यदि इलेक्ट्रिसिटी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसका रेजिस्टेंस दिया है तो फिर उसमें कितना हीट जनरेट होगा। इस पर एक बहुत फेमस रूल है जो कि हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा, पहला बात, और दूसरा हमारा यही चीज रेसिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, और वो कितना टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा, इन बातों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि इन बातों पर डिपेंड करता है तो हम लोगों को बताना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिलेशन क्या होगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। लेट सपोज पावर ए, पावर बी, पावर सी, तो ये तीनों का यूज करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आपने तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमें सब कुछ बताया है। जी हाँ, ये उसका बेसिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, H क्या है, H क्या है बताइए, H हीट है। मैंने आपको बताया हीट एक एनर्जी है, एनर्जी का ml² टी का पावर -2, जरूर सर। ठीक है, K का K, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, एम्पियर, A⁴ ओके। रेसिस्टेंस का किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, देखिए रेसिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ से, V = IR होता है, बिल्कुल सर IR होता है, तो R = V बाई I होगा। क्या बात करते हैं सर, एकदम होगा। अब सबसे पहले V क्या है, V है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली वर्क डन बाई चार्ज, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल सर यही होता है, इनटू 1/I, बिल्कुल सर यही होता है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबका सब ऐसा यूनिट लिखेंगे, या फिर कहे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। आप जानते हैं I = Q/T होता है। हाँ सर जानते हैं, तो QT बराबर I होगा, तो Q बराबर IT होगा, बिल्कुल सर। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला AT होगा, हाँ होगा। तो मैं यहाँ वर्क डन क्या होता है, ml² टी का पावर -2, ml² टी का पावर -2। एनर्जी हो गया, हीट हो गया, वर्क डन हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, ये सबका ही ऐसा यूनिट जूल होता है बेसिकली। ठीक है, और तो और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml² टी का पावर -2 होता है। और फोर्स के बारे में बात करें, ml का पावर -2, ये बेसिक चीज तो आपको मालूम है, बार बार यूज होता है। ठीक है, चलिए होता है यूज। अब 80 की जगह हम लोग 80 लिख देते हैं, 80, ठीक है, इंटू 1/I यानी A। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ml²
टी का पावर -3, टी का पावर -3 हो, देखिए माइनस में जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, टी का पावर -3 हो जाएगा, ml² टी का पावर -3 और बच गया a का पावर -2। ये हो गया हम लोग का रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट। बिल्कुल सर, रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ सर मिटा दीजिए। अब रेसिस्टेंस की जगह मैं लिखूंगा एम, यहाँ लिखा क्यों नहीं रहा है, ml² टी का पावर -3 a का पावर -2 और सबका पावर है b। ठीक है, टाइम तो सब जानते हैं, t कैपिटल T और c का c। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई, आइए सिंप्लीफाई करता हूं, कर देता हूं k का k और यहाँ a का पावर a। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ m का पावर b, बिल्कुल सर लिखिए, m का पावर b, l का पावर 2b, t का पावर -3b, a का पावर -2b, t का पावर c, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। चलिए, तो अब और सिंप्लीफाई करूंगा मैं, एक्सपोनेंट का रूल लगा करके यहाँ पर जितना भी a है सारे पावर ऐड करूंगा, यानी a -2b, बिल्कुल क्यों नहीं सर। ठीक है, अब m का पावर कौन कौन से, एक ये है, बस यही है, तो लिख दीजिए mb। ठीक है, mb हो गया, mb हो गया। ठीक है, अब m के बाद अगला बारी आता है l का, l, ये रहा l, जितना भी पावर है सबको ऐड कीजिए, ये रहा 2b, ये का l भी एक ही है, हाँ रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, t है -3b + c। ये हो गया हम लोग का सिंप्लीफाई, हम लोगों ने कर दिया सिंप्लीफाई। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो अकेला है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो अकेला कौन है, ये है, तो m मैं ऐसे लिख सकता हूं, m = mb, बिल्कुल सर लिखिए, b = 1। ठीक है, b का वैल्यू आ गया 1, पहला काम हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, a के मदद से b का वैल्यू निकाल देंगे, b के मदद से a का निकाल देंगे और b के मदद से c का निकाल देंगे। तो चलिए a का निकालते पहले, a का पावर a -2b बराबर होगा, यहाँ तो a कुछ नहीं है तो a का पावर 0 लेंगे, तो a -2b, b का 1 होता तो 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, तो a का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू आ गया 2। अब उसी तरीके से c का निकालेंगे, t -3b + c बराबर t का पावर -2। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 3, b का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 3 लिखूंगा मैं, प्लस c = -2, c = -2 + 3, c = 1, c = 1। सबका वैल्यू आ गया, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, सबका वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, h = k का वैल्यू 1। ठीक है, k का वैल्यू मैं 1 लेता हूं, तो यहां मैं लिखूंगा i, a का वैल्यू 2 यानी स्क्वायर, r का वैल्यू क्या है b यानी 1, t का वैल्यू tc यानी 1, I² RT, यानी यही होता है जूल्स लॉ में जितने भी हीट प्रोड्यूस होते हैं उसका रिलेशन ये होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए अब जल्दी से अगला क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से मिटा दूं मैं, बिल्कुल मिटा दीजिए सर। तो मैं अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, लीजिए सर, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ रहा है, t = यदि 2 पाई बाय रूट अंडर ml³/3 y³ है, तो हम लोगों को निकालना है q का डायमेंशन। यदि t टाइम पीरियड है और 2 पाई कांस्टेंट है, m मास है और l लेंथ ऑफ द बार है और y यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और q जो है वो आपका क्या है, यदि आपका मतलब बेसिकली क्वांटिटी है तो हम लोगों को उसका डायमेंशन निकालना है, एक फिजिकल क्वांटिटी उसका डायमेंशन निकालना है। तो चलिए डायमेंशन कैसे निकालूंगा, देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को इसका डायमेंशन निकालने के लिए सबका डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ रूट में है, रूट में बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और इसमें से रूट में से हट जाएगा ml³/3y³ हो जाएगा। ठीक है, 3y³ हो जाएगा। देखिए ये तो कांस्टेंट आपका निकल गया, 4 पाई स्क्वायर बाई 3,
4/3 पाई स्क्वायर, ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो टी स्क्वायर, टी का मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी यानी टाइम पीरियड, ठीक है। लिखिए सर 4, ये तो मैं इसका नहीं लिखूंगा। एम क्या है, मास है। एल क्या है, लेंथ है, एल क्यूब बाई वाई। अब वाई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यही होता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। जी सर मैंने देखा था, नहीं देखा है तो जाइए हमारे वीडियोस को देखिए, आपको पता चलेगा। तो स्ट्रेस क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रेशर सर, बिल्कुल। एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2 बाई एल स्क्वायर, फोर्स बाई एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हाँ सर, स्ट्रेन क्या होता है सर, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई ओरिजिनल शेप ऑफ डायमेंशन, यही होता है। यानी कि डायमेंशन में कितना चेंज आया, ओरिजिनल कितना था, इसी के रेशियो को स्ट्रेन कहते हैं। तो दोनों का मान लेते चेंज आया, जैसे ऐसे समझिए 2 मीटर का था, चेंज होकर 1 मीटर का बन गया सर, तो यहाँ मीटर मीटर कट जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो स्ट्रेन से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा एम एल इनवर्स टी का पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, एम एल इनवर्स टी का पावर -2। क्यू का तो पता करना है, क्यू का तो पता करना है, तो मैं क्यू ऐसे ही लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये एम कट जाएगा, ये एम कट जाएगा, और ये एल माइनस में चल जाएगा, टी का पावर 2, ये इंटू इधर चल जाएगा, टी का पावर -2, और ये इससे हो जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, देखिए मैं अच्छा से बता रहा हूं, ये टी का पावर -2 इधर इंटू हो जाएगा, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये एल का पावर इससे जाके मिलेगा, बिल्कुल सर मिलेगा, एल का पावर 3 + 1, और बेचारा क्यू कैसे रहेगा, क्यू नीचे ही रहेगा, क्योंकि क्यू तो नीचे ही है, ठीक है। ये कट जाएगा, आपको 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो बचा नहीं, L4/Q, यानी Q का डायमेंशन हो जाएगा m0 L का पावर 4 T का पावर 0। ये हो गया हम लोग का Q का डायमेंशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए शुरू से मैं बताता हूं, ये है आपका इक्वेशन, जहां m मास है, L आपका लेंथ है, लेंथ ऑफ द बार, Y यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, Q है आपका एक क्वांटिटी whose dimensional formula is to be determined, ओके। तो यहां पर हम लोग टी स्क्वायर कर दिए रूट हटाने के लिए। अब सबका डायमेंशन बैठा है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बैठाया मैंने, एम रिड्यूस हो गया, एल इससे जुड़ गया, और टी इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 हो गया, एल का पावर 4/Q, क्यू का आ गया L to the power 4, ठीक है। समझ में आ गया सर, मिटा दीजिए, अगला क्वेश्चन करवाइए, करवाता हूं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन बताइए, बताता हूं। मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेनेट है, ठीक है, और m है इसका मास, r है इसका रेडियस, ओके। सिमिलरली एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट का मास है m, रेडियस है r। तो ये जो सैटेलाइट इस प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, उसका टाइम पीरियड का रिलेशन मान लेते हैं, मैं लिखता हूं t = 2π/R √r³ g, okay, this is the equation by which we can find the time period of any type of satellite which revolves around the given planet, ठीक है। ये planet के अराउंड में घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड यही होता है। Now what we have to do is that we have to check that whether this relation which has been written on the board is correct or not। तो हम लोगों को क्या करना होगा, बेसिकली using the principle of homogeneity we must verify that the dimensional formula of left hand side must be equal to dimensional formula of right hand side or not, understood। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे, तो m0 L0 T, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट है सर 1, रेडियस क्या होता है L, रेडियस L, ठीक है। जल्दी मैं बताता हूं आपको, ये L³ हो जाएगा, और G का क्या होता है, मीटर/सेकंड²। इट इज एक्चुअल एन एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ मैं LT का पावर -2 लिख देता हूं, लिखिए सर, ये कट जाएगा, L का पावर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर m0 L0 T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/L, ठीक है। 2π का कुछ नहीं होती, इसलिए मैंने 1 लिखा, ठीक है।
अब ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी का पावर स्क्वायर, यही होगा। तो एम जीरो एल जीरो टी 1/L, रूट से निकालिए, रूट से निकालिए, रूट से निकालिए, एल टी होगा, बिल्कुल होगा सर, बीच में इंटू ये एल कट गया। एम जीरो एल जीरो टी बराबर एम जीरो एल जीरो टी। देखिए दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया, हैंस द फार्मूला वाज द करेक्ट फार्मूला। ये करेक्ट फार्मूला था, फार्मूला हम लोगों ने लिख दिया। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, मिटा। चलिए तो मैं अब अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा एक इक्वेशन x इज इक्वल टू आई एफ वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाई w बाई एल क्यूब है, ठीक है। ये मान लेते एक इक्वेशन है। तो ये जो ये इक्वेशन है ये बेसिकली किस चीज के लिए है, यानी यहाँ x क्या है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को ये फार्मूला डिपिक्ट कर रहा है, हम लोगों को ये बताना है। देखिए इसका मतलब ये जब हम लोग इसका डायमेंशनल फार्मूला पता कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा ये बेसिकली कौन से चीजों को डिनोट कर रहा है, पता चल जाएगा। तो हम लोग जितने भी डायमेंशनल फार्मूला सबको पुट करेंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जल्दी बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मास इनटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, ठीक है, यानी एम एल स्क्वायर हो गया। फोर्स एम एल टी का पावर -2, ठीक है। वेलोसिटी वेलोसिटी एल टी का पावर -1 का पावर 2, ठीक है, बाई वर्क डन एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, बिल्कुल, एल क्यूब, ठीक है। अब सबका डायमेंशनल फार्मूला मिल गया है, काट दीजिए, ये एम ये एल स्क्वायर, ये टी का पावर -2 टी का पावर -2 कट गया, ये एल स्क्वायर बच गया। यहाँ क्या एम एल स्क्वायर, यहां पर हो गया ऊपर एल स्क्वायर, इधर हो गया टी का पावर -2, ये कट गया, ये कट गया, ये एम टी का पावर -2, एम टी का पावर -2, यही आया एम टी का पावर -2, ठीक है। तो यानी x यहाँ पर क्या है, हम लोगों को तो इसका जवाब मिला नहीं। देखिए एक चीज मैंने आपको बताया था, ये जो m है और ये जो टी स्क्वायर है, इसकी मदद से हम लोगों को पता करना है कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए यदि मैं इसको अच्छा से आपको बताऊं तो यहाँ ये जरूर फोर्स रहा होगा, एकदम फोर्स रहा होगा, एम एल टी का पावर -2, और नीचे से एल उड़ गया है, देख सकते हैं एल हट चुका है, तो यानी नीचे जरूर एल रहा होगा। देखिए ऐसे समझिए फोर्स का क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, यहाँ एल नहीं है। एल कब नहीं होता, जब यहाँ एल नहीं होगा, मतलब यहाँ भी एल होता है ना, कटा है। तो यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फोर्स बाई लेंथ, और फोर्स बाई लेंथ आपको मालूम है सरफेस टेंशन, यानी ये सरफेस टेंशन है, यानी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है ये, यानी आई एफ वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू एल क्यूब इज द रिलेशन ऑफ द सरफेस टेंशन। एक बात और देखिए, यदि मैं इसको एक और अच्छा से लिखूं तो यहां पर मैं इसको स्क्वायर भी कर सकता हूं, तो ये एनर्जी हो जाएगा आपका, और एनर्जी जब हो जाएगा तो यहां में इसको भी स्क्वायर करना होगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी बाई एरिया, ठीक है। और एफ बाई एल आपको मालूम है फोर्स कांस्टेंट भी होता है, फोर्स बाई लेंथ। जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने आपको बताया है पुराने वीडियोज में, ठीक है। तो पता चल गया एक्स किस क्वांटिटी को डिपिक्ट कर रहा है। तो मैं एक यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं, मान लेते हैं एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, यानी एक इंडक्टर है। इंडक्टर आप क्लास 12 में पढ़िएगा अच्छे से, मैं बस यहाँ पर बेसिकली आपको डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन मैग्नेटिक इंडक्टर, ठीक है, एक मैग्नेटिक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड 1/2 LI स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को पता करना है कि L बेसिकली उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, I आपका बेसिकली करंट है, L आपका क्या है, और आपको बताना है कि यदि L आपका मिल गया और R मिल गया तो L बाई R आपका किस चीज को डिपेक्ट करेगा। इन तमाम बातों को हम लोग को पता करना है। पहले L के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं, L मतलब होता है इंडक्टेंस, यानी बेसिकली हम लोग को इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, और जब मिल गया तो इंडक्टेंस बाय रेसिस्टेंस ये किस चीज को दिखाएगा, ये किस कांस्टेंट को दिखाएगा, इसको भी आपको बताना है,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ एनर्जी क्या है, एम एल टी का पावर एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 एनर्जी है। ठीक है, 1/2 हटाइए, एल का तो पता करना है, आई का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब बाई में है तो ये यहाँ पर आ जाएगा ए का पावर -2, ए का पावर -2, यानी एल यानी इंडक्शन का बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला, इसको याद रख लीजिए, इंडक्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना है एल बाई आर फाइंड करना है, एल बाई आर। तो मैंने आपको बताया आर का कैसे होता है, आर इज इक्वल टू होता है वी बाई आई बिल्कुल, डब्ल्यू बाई क्यू बिल्कुल, इंटू 1/i मैंने अभी बताया, W का एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, Q का ए टी, I का वापस से ए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एम एल स्क्वायर टी का पावर टी का पावर -3 लिख सकता हूं, ए का पावर -2 लिख सकता हूं। ये हो गया L का, ये हो गया R का, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, L बाई आर। L क्या है, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 ए का पावर -2, आर क्या है एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ए का पावर -2, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, क्या हो गया टी का पावर -2 + 3 यानी टी, यानी एल बाई आर कुछ नहीं दिखाएगा, बस टाइम दिखाएगा, यानी हम लोगों को टाइम निकालना है, एल बाई आर कर देना है, टाइम निकल जाएगा। तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको और करवाता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू CV बाई रो एप्सिलॉन नॉट। ओके, x इक्वल टू CV बाई रो एप्सिलॉन नॉट। आपको पता नहीं है x क्या है, बेसिकली x किस चीज को डिनोट करेगा। देखिए, सबसे पहले इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ना होगा। देखिए, यदि आप ये सब कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आप बेसिकली कुछ नॉलेज, अपने नॉलेज के लेवल को आपने बढ़ाया होगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स आप तभी मतलब बेसिकली कर पाएंगे जब आपको हर चीज का बेसिक नॉलेज आपको मालूम होगा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं और आप भी बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, यानी आपको कुछ नॉलेज 12 का भी रखना होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 12 में ही डूब जाना है। 11 में पढ़ रहा हूँ, 11 भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, 11 अच्छा से आप कंप्लीट कीजिए और कुछ नॉलेज 12 का भी रखिए। समय निकलने पे कुछ 12 के भी पढ़ाई कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट करते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द एंड उनको कॉम्पिटिशन फेस करना है। उनके लिए बोर्ड का तो एग्जाम बहुत छोटा सा बात है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 12 में क्या आपने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। आपने पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है R इज इक्वल टू रो एल ए होता है, बिल्कुल पढ़ा है। आपने ये भी पढ़ा है रो क्या है, रो यहाँ डेंसिटी नहीं है, पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, रो रेसिस्टिविटी है और एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस है। ये सब मैंने आपको मतलब बताया है प्रीवियस वीडियो में, देखिए सबका डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना सिखाया है। बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायमेंशनल फार्मूला निकाल करके, बहुत वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको वही आएगा। तो रो आप निकाल देंगे कैसे, आर ए बाई एल इक्वल टू रो, आप ऐसे निकालेंगे, आर ए बाई एल इक्वल टू रो, ऐसे निकालेंगे। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सी की जगह ये पुट करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी, और रो की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये। तो देखिए, ये रो बराबर ये, और ये नीचे लिखा है तो पलट जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, ये रो का वैल्यू है आर ए बाई एल,
तो ये नीचे लिखा है, नीचे लिखा है तो पलटेगा। ये कुछ कुछ तरीका आप सीखिए, ट्रिक सीखिए, क्योंकि बार बार आप सब सिंपल तरीका से करेंगे तो आप ही को दिक्कत होगा। और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट यहाँ था ना, अभी तो मैंने रो ही ना लिखा। चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, v का v लिख दिया। चलिए, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला में मैं काटना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन d और l सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला में, दोनों लेंथ है, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ये एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, ये l ये d भी हट जाएगा क्योंकि सेम है, तो ये हो जाएगा v/r अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ नथिंग बट इट इज करंट। ये करंट है, यानी x जो है वो करंट को दिखाएगा, यानी हम लोगों को करंट पता करना है, ये फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। तो पता चल गया ये क्या चीज का फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है। आपसे ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप पुराने कंपटीशन के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको पता चलेगा ये सब किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, x = 280 माइनस 5bt², ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, a/b का डायमेंशन फाइंड करना है। a/b का डायमेंशन बहुत आसान है सर, जल्दी। यहाँ x जो है वो आपका मीटर में है और t आपका टाइम में है, सेकंड में है। तो यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा x = 280 अब तक तो आपने बना भी लिया होगा, -x। यहाँ हर एक टर्म का डायमेंशन x के बराबर होगा, बिल्कुल, यानी x = 280, बिल्कुल, यानी x = 5bt², बिल्कुल। 5 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, 2 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो x आपका मीटर, a आपका फाइंड करना है t, यानी m(t⁻⁻1) = a। अब यहाँ पर x मीटर, b का b, t का स्क्वायर, यानी m(t²), यानी m(t⁻⁻2) b। a/b फाइंड करना, a/b फाइंड करना है m(t⁻⁻1), m(t⁻⁻2), ये गया t⁻⁻1 प्लस 2, यही ना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा t, यानी a/b आपका क्या है, टाइम दिखाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस के तो आप राजा हो गए होंगे, प्रैक्टिस हो गए, आपका बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो बेसिकली ये मैं बस प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, ताकि आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन अच्छा से क्लियर हो जाए। तो मैं इसको मिटा दूं। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां ले रहा हूं वेलोसिटी टू द पावर x = प्रेशर डिफरेंस टू द पावर 3/2 इंटू डेंसिटी का पावर -3/2, ठीक है। तो हम लोग को बताना है यहाँ x का वैल्यू क्या है, ऐसे से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, वेलोसिटी l(t⁻⁻1), बिल्कुल सर, तो मैं यहां लिख दूंगा x। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर है, यानी mL(t⁻⁻2), यहां भी l² आएगा, फोर्स बाय एरिया, यानी -1, और इसका हो जाएगा सिर्फ 3/2। डेंसिटी का हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, -3/2। मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है। तो m/l3, m(l⁻3), ठीक है। तो अब यहां मैं सबको निकाल देता हूं, l(x)(t⁻⁻x), ठीक है। तो यहां तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, m(3/2), ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। m(3/2) आया, l -3/2 आया, ये 2 कट जाएगा, t⁻⁻3 आ जाएगा, ये m -3/2 आ जाएगा, और ये l -9/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी को भी उठा लीजिए, या तो t को उठाइए, या तो m को उठाइए, या l को उठाइए, ठीक है। मैं l को उठाता हूं, l का पावर x = हो जाएगा l -3/2
प्लस 9/2 हो जाएगा आपका। तो एल एक्स इक्वल टू एल 9 में से 3 गया 6/2 यानी 3, यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया रहेंगे, आपने नहीं किया है प्रैक्टिस, तो आपको यही क्वेश्चंस हार्ड लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दूं। चलिए अब अगला मैं क्वेश्चन लेता हूं। चलिए तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। आप रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशन निकालिए। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है सर? रेनॉल्ड नंबर हर एक चीज का अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता है, ये कांस्टेंट है। जिसका डायमेंशन नहीं होता है तो इसका डायमेंशन निकालिए। कैसे निकालूं सर? आप तो कुछ फॉर्मूला भी नहीं दिए हैं। लिख लीजिए, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू रो डीवी बाई ईटा। यहाँ रो आपका डेंसिटी, डी आपका डिस्टेंस या फिर आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, वी आपका वेलोसिटी और ईटा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसका रेनॉल्ड नंबर निकालना है। चलिए पहले ईटा का निकालिए। एफ बराबर होता है ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहां मैं ईटा कैसे निकाल दूंगा? एफ डेल्टा जेड ए डेल्टा वी इज इक्वल टू ईटा। ऐसा मैं लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। चलिए फोर्स का क्या होता है? एम एल टी का पावर -2। जेड आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट यानी एल। एरिया आपका क्या है? एल स्क्वायर। वी आपका क्या है? वेलोसिटी, एल टी का पावर -1, एल टी का पावर -1। ठीक है, तो ईटा निकल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर, एल एल कट जाएगा तो हो जाएगा एम एल इनवर्स, और ये माइनस उधर चल जाएगा, टी का पावर -1, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, यही होता है। चलिए तो ईटा का निकल गया। रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू एम एल टू दी पावर -3, डी आपका डिस्प्लेसमेंट, वी आपका वेलोसिटी, एल टी का पावर -1 बाई ईटा आपका एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है, ये एम गया, ये एल, देखिए मैं कैसे काट रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये -3 और ये स्क्वायर -1 होगा और ये -1 होगा, तो सब कटेगा कि नहीं? नहीं समझे? देखिए ये स्क्वायर हो गया, 3 में से 2 गया -1 और l -1 कट जाएगा, t का पावर -1 t का पावर -1, यानी इसका कोई डायमेंशन नहीं। मैंने शुरू में ही तो आपको बताया था, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। चलिए एक और निकाल के दिखाइए। आप निकाल के दिखाइए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप क्या दे दिए सर? आपने तो अभी बताया, निकालिए, आपका भी प्रैक्टिस होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का देखिए क्या होता है? स्ट्रेस बाय शियरिंग। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेन, यही होता है। ये तो शियरिंग स्ट्रेन बेसिकली आपको मालूम है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। स्ट्रेस आपका क्या होता है? बेसिकली फोर्स बाय एरिया, यानी प्रेशर के बराबर ही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपका आएगा। तो ये भी हो गया हम लोगों का, मिटा देता हूं। तो चलिए मैं एक आपको अलग से क्वेश्चन देता हूं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा। देखिए आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है। आप लोगों को बताना इसमें I क्या है। ठीक है, आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। देखिए ये क्या इक्वेशन है, पहले ध्यान समझिए। जैसे ये मेरा बॉडी है, ये घूम रहा है, तो रोटेशन यानी इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है और उसका एक्सप्रेशन ये है। तो यहाँ आपका आई क्या है, आपको ये बताना है। देखिए सिंपल है, आई निकालने के लिए आपको क्या करना हो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2ke बाई ओमेगा स्क्वायर बराबर आई, ऐसे लिख सकता हूँ। 2 आपका क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला में कुछ नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। काइनेटिक एनर्जी यानी एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। ओमेगा क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? बेसिकली ओमेगा यहाँ फ्रीक्वेंसी आप ऐसे समझ सकते हैं, 1/t होता है।
1/t ना होता है, यानी t का पावर -1, तो यहाँ मैं t का पावर -2 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू आई, ये गया, यानी ml² बराबर आई। बताइए I ml² किसका होता है? m क्या है? मास। l क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन, और ये किसका होता है? ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यानी I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ठीक है, I पता चल गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं आप लोगों के लिए। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। मैं लिखता हूं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू t टू दी पावर x, ठीक है, t टू दी पावर x cos थीटा tau बाई एल क्यूब। ये फॉर्मूला है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ठीक है, आपको बताना है यहाँ x क्या है, बेसिकली x का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। जहाँ tau आपका टॉर्क है, ठीक है, cos थीटा एंगल है, t आपका टाइम पीरियड है, l आपका लेंथ है, आपको बताना है x का वैल्यू। देखिए t टू दी पावर x निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ y(l³ बाई cos थीटा tau, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल सर, लिख सकते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के बराबर होगा ml इनवर्स t का पावर -2 l³ का l³ cos थीटा से आपको क्या लेना देना? cos थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, एंगल है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को निकालना टॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, RF sin थीटा फॉर्मूला याद कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है आपने तो। साइन थीटा का तो कोई काम नहीं है, रहने दीजिए। L ml² mlt का पावर -2, यानी हो जाएगा ml² t का पावर -2, यही होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ मैं mm काट दूं, t का पावर -2 काट दूं, ये हो जाएगा आपका L। वैसे तो L से आपको कोई काम नहीं है। tx इज इक्वल टू t का पावर 0, x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ x क्या है? 0। तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा, यानी cos थीटा tau बाई l³। ये ऐसा हो सकता है फॉर्मूला, ऐसा हो सकता था, क्योंकि x बराबर तो 0 है। चलिए तो मैं इसको मिटा दूं, x का वैल्यू हमने खोज लिया। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं यदि मास को डिपिक्ट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी आपका स्पीड ऑफ लाइट हो, आपका प्लैंक कांस्टेंट हो और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, तो इन तीनों की मदद से आपको पता करना है कि मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बेसिकली इसके फार्मूला क्या होगा, और फार्मूला जब आपका आ जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होगा मास का। तो इन सारी बातों को आपको कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बैक कीजिए, या फिर मैं फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ। If the velocity of light and Planck constant and the universal gravitational constant are the fundamental quantity, fundamental unit, then what is the dimensional formula of mass? Also find its value। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? मास क्या है आपका, किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इन बातों पर डिपेंड कर रहा है। मास का फॉर्मूला भी बताना है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बताना है, इन सभी चीजों को बताना है। तो देखिए c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा, h देखिए E इज इक्वल टू एच वी होता है, आपने शुरू से हमारे वीडियो देखा है तो आपको मालूम होगा। ठीक है, E आपका क्या है? ml² t का पावर -2, v आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है, यानी t का पावर -1 बराबर h ml² t का पावर माइनस प्लस चल जाएगा 1, यानी ये हो गया प्लैंक कांस्टेंट का। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकाल देते हैं। आपने पढ़ा है F इक्वल टू G m1 m2 बाई r², पढ़ा है आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फार्मूला में। तो F(r²) ये ग्रेविटेशनल फार्मूला जब आप 9 में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। तो F(r²) बाई m1 m2 इज इक्वल टू G, ऐसे लिख सकता हूं मैं।
एफ आपका क्या है, फोर्स है, एम एल टी का पावर -2, आर आपका एल हो सकता है एल, एम आपका मास है यानी एम स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिखूंगा ये गया यानी एम इनवर्स एल क्यूब टी का पावर -2, ऐसे लिख सकता हूं। ये है ग्रेविटेशनल फॉर्मूला, एम इनवर्स एल क्यूब टी का पावर -2। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास आगे दिख रहा होगा उम्मीद है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट करूंगा, मास है आपका तो एम जीरो, जल्दी मैं कर रहा हूँ, एम का एम रखता हूँ, के का के रखता हूँ, सी आपका वेलोसिटी है यानी एल टी का पावर -1, जल्दी से मैं कर देता हूँ, एल का पावर ए टी का पावर -a। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर ए है जब, तो यहाँ पर सारे के सारे पावर्स मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं ए के साथ। ठीक है, अब यहाँ प्लैंक कांस्टेंट की जगह मैं ये लिखूंगा, प्लैंक कांस्टेंट की जगह तो m का पावर b हो जाएगा, l का पावर 2b हो जाएगा, l का पावर 2b हो जाएगा, t का पावर -b हो जाएगा, और बस यही होगा। अब g की जगह हम लोग ये लिखेंगे यानी m का पावर -c होगा, मैं अब नीचे लिखूंगा, l का पावर 3c होगा, एकदम होगा, t का पावर -2c होगा, यही होगा। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, के एल ए, और एल कहाँ है, यहाँ है 2b, और एल कहाँ है, यहाँ है 3c। ठीक है, अब m मैं लिखता हूं, m क्या है, m है आपका b, और कहाँ है b, और यहाँ है -c, और कहाँ है, और कहीं नहीं, बस 2 ठो ही m था। ठीक है, अब t मैं करता हूं, t कहाँ पर है आपका, इधर है -a, और t कहाँ है आपका, इधर -b, और कहाँ -2c। तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया। देखिए l कुछ नहीं तो मैं इसको लिखूंगा a + 2b + 3c = 0। बिल्कुल सर लिखिए। अब यहाँ पर b - c = 1 होगा, एकदम होगा सर। अब अगला मैं कैसे लिखूंगा, -a -b -2c = 0, ऐसे हो सकता है। देखिए ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व हो सकते हैं, देखिए तो पहले मैं इसको करूंगा सॉल्व। b = c, b = 1 + c लिख सकता हूं मैं। तो अब यहाँ b का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा, a + 2b, b की जगह 1 + c + 3c = 0, ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखिए यहाँ b का जब वैल्यू आया तो मैं b यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, कर दीजिए सर, a + 2 + 2c + 3c = 0, तो ये हो जाएगा a + 2 + 5c = 0, यानी a + 5c = -2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। देखिए कैसे मैं सॉल्व किया, एक बार अच्छे से देखिए। b का वैल्यू हमारे पास ये आया, b का वैल्यू हम लोगों ने इधर पुट किया 1 + c, a + 2 2c + 3c, a + 3 और 2 5c, और 2 इधर भेज दिया हमने -2। अब यहाँ हम लोगों को b का वैल्यू पुट करना है, -a, ये दोनों माइनस में हो जाएगा, -1 - c -2c = 0 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा -a -3c = 1, हो जाएगा सॉल्व आपसे, एकदम हो जाएगा सर। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। -a -3c = 1, बस प्रोसेस इन्वॉल्व है, थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना, आप जल्द ही कर लेंगे, मैं बस समझा रहा हूं तो इसलिए थोड़ा देरी लग रहा है। a कट जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2c, 2 में से 1 जाएगा -1, देखिए ना 2 में से 1 जाएगा -1 बचेगा ना, तो c = -1/2। c का वैल्यू आ गया हम लोग के पास, c का वैल्यू आ गया -1/2, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1 - 1/2, तो यानी b का वैल्यू आ गया 1/2, b का वैल्यू आ गया 1/2। c का वैल्यू भी आ जाएगा, c का नहीं आएगा, देखिए मतलब c का तो आ चुका है, a का आ जाएगा -a -3 × c का वैल्यू है -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -a + 3/2 = 1, तो -a = 1 - 3/2, -a बराबर देखिए
टू वन जा टू में से 3 जाएगा -1/2 हो जाएगा a बराबर 1/2। देखिए a का वैल्यू आ गया, ध्यान से देखिए, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, यही 3 चीज चाहिए। अच्छा से देख लीजिए, एक बार बढ़िया से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। एक बार फिर से देखिए, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है। l का कुछ नहीं था तो 0 से कंपेयर कर दिया मैंने, t का कुछ नहीं था तो अगेन 0 से कंपेयर कर दिया। m का देखिए b - c = 1 था तो b का वैल्यू आ गया 1 + c। हम लोगों ने इसमें पुट किया तो आया a + 5c = -2। फिर इसमें पुट किया तो आया -a - 3c = 1। चेक कर लीजिए, मैंने पुट किया है। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, तो c का वैल्यू आ गया। c का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट किया तो b का वैल्यू आ गया। और जब b का वैल्यू और c का वैल्यू जब हम लोग के पास आ गया तो c का वैल्यू हम लोगों ने इसमें पुट किया तो a का वैल्यू आ गया। तो तीनों वैल्यू हम लोग के पास आ गए। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, a और b का वैल्यू सबको छोड़ करके वैल्यू आ गया हम लोग के पास a b c। तो यहाँ मैं यहाँ लिख सकता हूँ k का वैल्यू तो 1 है, इसको हटा दीजिए, k का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू क्या है 1/2, a का वैल्यू है 1/2 h। b का वैल्यू है 1/2 c और c का वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m√ch/g, यानी मैं ऐसे लिखूंगा √ch/g, यानी कि आगे हम लोग के पास m का वैल्यू √ch/g, यानी ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब क्या आ रहा है, इसका हम लोगों को वैल्यू भी पुट करना है। तो वैल्यू कैसे होगा, आपका वैल्यू पुट कर दीजिए। m बराबर 3 × 10⁸ इंटू h का 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, g का होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर 10⁻7 kg आ सकता है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार अच्छे से वीडियो को बैक करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। यदि यूनिट ऑफ फोर्स = 1 किलो न्यूटन है, ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ = 1 किलोमीटर है, ठीक है, और यूनिट ऑफ टाइम = आपके पास 100 सेकेंड है, तो आपको बताना है मास कितना होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए F बराबर क्या होता है ml² mLT⁻⁻2 और आपके पास है वो 1 किलो न्यूटन, यानी 1000 न्यूटन। न्यूटन हटाइए अभी थोड़ा देर के लिए। और आपके पास है लेंथ L = कितना है आपके पास 1000 मीटर और T = आपके पास है 100 सेकेंड। ठीक है, तो मीटर सेकेंड हटाइए अभी थोड़ा देर के लिए। तो हम लोग को m निकालना है, तो सबको वैल्यू पुट कीजिए। 1000 न्यूटन आपके पास है फोर्स, m आपका निकालना है, l है आपका 100 सेकेंड, नहीं l है आपका 1000, ठीक है, टाइम है आपका 100 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोगों को m निकालना है, ये 1000 कट जाएगा, m by -4 = 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसको दोनों को पलट देते हैं, 10⁴/m हो जाएगा = 1, m = 10⁴ kg हो जाएगा, यानी मास का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 किलो। यानी ये सब दिया रहेगा तो मास हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, v = a + bt + c / d + t। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों के पास, इसमें a b c और d का डायमेंशन फाइंड करना है यदि v आपका वेलोसिटी है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a = a + bt + c / d + t - v, ऐसे लिख सकता हूँ।
v आपका वेलोसिटी, तो हर एक टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के बराबर होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू वी, यानी a इज इक्वल टू एल टी का पावर -1। बिल्कुल सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी टी इज इक्वल टू वी। बिल्कुल सर। तो b बराबर आपका हो जाएगा एल टी का पावर -1, t आपका इधर चल जाएगा तो t का पावर -2 हो जाएगा। देखिए t इधर जाएगा तो -2 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब आपको मालूम है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि d प्लस टी तभी ऐड होगा जब d भी आपका डायमेंशन है, मतलब सेम डायमेंशन है t का, यानी d भी टाइम है आपका। समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। और चलिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ c बाई टी, तो d का तो आपको ऐसे निकल जाए d इज इक्वल टू टाइम, यानी d इज इक्वल टू टी, d का डायमेंशन आ गया। तो अब c बाई टी इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ एल टी का पावर -1। मैंने आपको बताया था कि दोनों तभी ऐड होंगे जब दोनों के डायमेंशन सेम हैं, ये ऐड हो रहे हैं तो d और t के डायमेंशन सेम होंगे। आपको तो मालूम है, आपने यदि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लेक्चर को देखा है तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, तो c बाई टी इज इक्वल टू एल टी का पावर -1 लिख सकते हैं। तो c बराबर एल टी का पावर -2 हो जाएगा, ये इधर से इंटू हो जाएगा तो t हट जाएगा, c बराबर l हो जाएगा। तो आगे हम लोग का डायमेंशन। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो यूनिट एंड डायमेंशन के एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के मैंने कुछ क्वेश्चन आपको आज करवाया। यदि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने कुछ क्वेश्चंस जल्दी बताकर स्किप करवाया है ताकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दे सकूं। आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बार बार करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।